हेलो स्टूडेंट, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था दैट इज़ व्हाट एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और कुछ वेंट ऑफ फैक्टर के बारे में भी डिस्कस किया था। और हम लोगों ने सीखा था पिछले लेक्चर्स में कि इस वेंट ऑफ फैक्टर को हम लोग किस तरह डिटरमाइन करते हैं और ये जो वेंट ऑफ फैक्टर है ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के ऊपर कैसे इफ़ेक्ट करता है, ये सब हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में सीख चुके हैं। अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं और एक कंसेप्ट सीखते हैं जिसका नाम है सॉल्युबिलिटी। क्या? सॉल्युबिलिटी। ये मेरा एक बीकर है जिसके अंदर मैंने 1000 ml वाटर लिया हुआ है। बच्चा लोग क्या लिया है? 1000 ml वाटर ले लिया है। 1000 ml वाटर। मैं इस 1000 ml वाटर का जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर को मैं कांस्टेंट रखता हूँ। टेम्परेचर इज कांस्टेंट। और इसके अंदर मैं ये NaCl सॉलिड को ऐड करता हूँ। थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके मैं NaCl सॉलिड इस 1000 ml वाटर के अंदर ऐड कर रहा हूँ। अच्छा बताओ बच्चा लोग, ये जो 1000 ml वाटर है ये कैसा बिहेव करेगा? सल्यूट की सॉल्वेंट, इट एक्ट एज ए सॉल्वेंट। इट बिहेव लाइक व्हाट? सॉल्वेंट। ये जो NaCl है ना, NaCl बिहेव लाइक व्हाट? सल्यूट। इट एक्ट एज ए सल्यूट। आप क्या कर रहे हो? इस थोड़े थोड़े अमाउंट को डिज़ोल्व कर रहे हो 1000 ml वाटर के अंदर। तो क्या होगा? NaCl गेट डिज़ोल्व एंड यू विल गेट अ होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस सोल्यूशन बनता है। अब ये जो 1000 ml वाटर था इसकी एक कैपेसिटी होगी टू डिज़ोल्व द अमाउंट ऑफ NaCl। ये नहीं कि इसमें हम लोग 1 टन NaCl ऐड कर दिया और ये डिज़ोल्व कर जाएगा, ऐसा नहीं। इट हैज़ सम कैपेसिटी टू डिज़ोल्व दैट NaCl। तो द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट डिज़ोल्व इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर is called as what? Solubility. So how will you define solubility, student? That is maximum amount of solute dissolved in given amount of solvent at constant temperature is called as solubility. So I can define solubility is nothing but the maximum amount, the maximum amount of solute dissolved in the maximum amount of solute dissolved in given amount of solvent, given amount of solvent at constant temperature, at constant temperature is called as solubility. So solubility is nothing but it is a maximum amount of solute, maximum amount of solute that dissolved in given amount of solvent at constant temperature। ये जो यूनिट होता है solubility की, जो यूनिट होती है ना बच्चा लोग, इट इज़ व्हाट? यूनिट इज़ नथिंग बट मोल पर dm क्यूब। मोल पर dm क्यूब। इट कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड इन kg पर dm क्यूब। तो इट कैन also be expressed in kg पर dm क्यूब। मतलब इसको मैं kg पर dm क्यूब में भी एक्सप्रेस कर सकता हूँ।
राइट। तो किसी ने बोला सॉल्युबिलिटी को डिफाइन करो, तो कैसे डिफाइन करोगे बच्चा लोग? इट्स अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड एज सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी की यूनिट क्या होती है? मोल पर डीएम क्यूब। ये जो मोल पर डीएम क्यूब है, आप इसको केजी पर डीएम क्यूब में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो लेट अस सी द रिलेशन बिटवीन solubility in mole per dm cube, solubility in mole per dm cube and solubility in kg per dm cube, kg per dm cube. तो what is the relation between this? How you can change your mole per dm cube solubility into kg per dm cube? तो solubility के लिए एक फॉर्मूला याद रखना है आपको, that is solubility equal to होता है, this solubility is expressed in mole per dm cube equal to होता है solubility in kg per dm cube divided by molar mass, that is kg per mole। तो आप इंटरचेंज कर सकते हो बच्चा लोग, जैसे सॉल्युबिलिटी मोल पर डीएम क्यूब की जो सॉल्युबिलिटी है, यदि आप उसको सॉल्युबिलिटी केजी पर डीएम क्यूब में चेंज करना है तो यू जस्ट मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई विथ मॉलिक्यूलर मास, तो यू विल गेट सॉल्युबिलिटी इन केजी पर डीएम क्यूब। बट सपोज आपको केजी पर डीएम क्यूब सॉल्युबिलिटी को मोल पर डीएम क्यूब सॉल्युबिलिटी में चेंज करना है, तो यू जस्ट डिवाइड बाय मोलार मास, यू विल गेट मोल पर डीएम क्यूब। समझा स्टूडेंट? आप इसको कॉपी करो और फिर हम देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। तो स्टूडेंट देखते हैं कौन से फैक्टर जो हैं वो सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, है ना। तो फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, फर्स्ट फैक्टर इज अ पार्टिकल साइज, सॉल्यूट पार्टिकल का साइज। दूसरा नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, टेम्परेचर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एंड प्रेशर ऑफ गैस। प्रेशर ऑफ गैस में गैस बोला मतलब आपका जो सॉल्यूट होगा वो क्या होगा? गैस। ओनली प्रेशर किसका? सॉल्यूट का। प्रेशर ऑफ गैस ये है तो वो अफेक्ट करता है सॉल्युबिलिटी पे। आइदर आप उसको इंक्रीज करो या डिक्रीज करो, वो क्या होता है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है कि डिक्रीज होती है, वो बाद में हम देखने वाले हैं, राइट। तो पहला फैक्टर मैं लेता हूँ बच्चा लोग, दैट इज कॉल्ड एज पार्टिकल का साइज। अब मैं पार्टिकल का साइज बोलूँ तो स्मॉलर पार्टिकल साइज डिसॉल्व फास्टर, स्मॉलर पार्टिकल साइज dissolve faster due to greater surface area to a volume ratio। इसका मीनिंग क्या हो गया? सपोज बच्चा लोग मैं एक NaCl का बड़ा क्रिस्टल लेता हूँ, क्रिस्टल ले लेता हूँ, एक NaCl का बड़ा सा क्रिस्टल मॉलिक्यूल लिया हुआ, ये क्रिस्टल पार्टिकल्स। NaCl एक मैंने सॉलिड क्रिस्टल लिया, बड़ा मॉलिक्यूल है ये, और मैंने क्या किया, ये जो NaCl था इसको मैं पानी के अंदर डिज़ोल्व करना चालू किया। तो जब मैं डिज़ोल्व करूँगा तो जो वाटर मॉलिक्यूल हैं ये NaCl के साथ ऐसा वाटर मॉलिक्यूल NaCl के सरफेस के ऊपर आके स्ट्राइक करेंगे और ये स्टार्ट क्या करेंगे, डिज़ोल्विंग NaCl इन वाटर। ये ऐसे NaCl वाटर डिज़ोल्व होने लगेंगे। मुझे बताओ ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये NaCl के किस पार्ट पर ज़्यादा अटैक करे? दैट इज़ व्हाट, सरफेस के ऊपर।
ये दिख रहा है आपको सरफेस, इस सरफेस के ऊपर क्या किया, ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये ऐसा अटैच हो जाते हैं एंड द NaCl स्टार्ट डिज़ोल्विंग इन वाटर। ये वाटर के अंदर डिज़ोल्व होना स्टार्ट हो जाता है, राइट, डिज़ोल्व होना स्टार्ट होता है। बट यदि मैं इसी NaCl मॉलिक्यूल को ब्रेक कर दूं और इसको दो पार्ट में या दो से ज़्यादा पार्ट में डिवाइड कर दूं, मतलब आई कन्वर्ट द बिगर मॉलिक्यूल इनटू सम स्मॉलर पार्टिकल्स, तो ये मैं ऐसे स्मॉलर पार्टिकल्स में डिवाइड कर दिया। सपोज दो पार्टिकल्स मैंने बना दिया ऐसे, इसको डिवीजन। नाउ यू ऑब्जर्व हियर दिस NaCl मॉलिक्यूल हैज़ मोर सरफेस एरिया, मोर सरफेस एरिया। अब जब मोर सरफेस एरिया हो गया तो मोर वाटर मॉलिक्यूल गेट अटैच टू द सरफेस ऑफ NaCl। ये ज़्यादा से ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल इसके सरफेस के अटैच हो जाएंगे। यहाँ भी सेम वे, यहाँ वाटर मॉलिक्यूल ऐसा अटैच होते चले जाएंगे। ये वाटर मॉलिक्यूल क्या होंगे, अटैच होते जाएंगे एंड ड्यू टू दिस यू आर इन when you are dividing the bigger molecule into smaller molecule बच्चा, तो क्या होगा, सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है, सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है। बट मुझे बताओ वॉल्यूम ऑफ क्रिस्टल जो था वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। मतलब ग्रेटर सरफेस एरिया टू अ वॉल्यूम रेशो कंपेयर टू वॉल्यूम, सरफेस एरिया क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। एंड ड्यू टू इंक्रीज इन सरफेस एरिया more and more water molecule attached to that surface, hence solubility of that solid particles increases in the solvent। तो as the smaller the, मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूँ surface area, I can conclude बच्चा यहाँ surface area of solute particles increase होता है तो solubility क्या होगा, increases, solubility also increases। तो दिस इज माय वर्ड फर्स्ट, पार्टिकल का साइज। तो एक सिंपल से याद रखना है, यदि आप पार्टिकल का साइज बोला तो आपको दो चीज़ें कंसिडर करना है, एक बड़ा पार्टिकल्स ले लो, बिगर मॉलिक्यूल ले लो, और उसी मॉलिक्यूल का छोटा छोटा पार्ट करके ले लो, दो पार्ट हो गए। अब क्या करो, सिमिलर अमाउंट ऑफ, आप क्या करो, वाटर ऐड करो, इसके अंदर भी वाटर ऐड करो, इसके अंदर भी वाटर ऐड करो, तो देखोगे उसका जो अमाउंट डिज़ोल्व होने का है वाटर के अंदर बिगर मॉलिक्यूल का, वो कम होगा। क्यों बच्चा लो, बिकॉज दैट बिगर मॉलिक्यूल हैज़ लेसर सरफेस एरिया, सरफेस एरिया कम था। बट जिस उसी मॉलिक्यूल को आपने क्या किया था, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया था, स्मॉल पार्टिकल्स में डिवाइड किया था। जब आप उस स्मॉल पार्टिकल्स में उसको डिवाइड करते हो, मतलब यू आर इंक्रीजिंग द व्हाट, सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो मोर एंड मोर वाटर मॉलिक्यूल अटैच टू दैट सरफेस एंड हेंस सॉल्युबिलिटी क्या होगा, इंक्रीज। तो याद रखना, स्मॉलर मॉलिक्यूल जो होंगे, स्मॉलर पार्टिकल्स जो होंगे, दे डिजॉल्व फास्टर देन योर बिगर मॉलिक्यूल्स। दिस इज ड्यू टू लार्जर सरफेस एरिया कंपेयर टू वॉल्यूम रेशो, कंपेयर टू वॉल्यूम रेशो। सेकेंड फैक्टर जो था बच्चा लोग, दैट इज व्हाट, नेचर ऑफ सॉल्यूट। आप लोगों ने लोअर क्लास में भी पढ़ा है कि इन जनरल लाइक डिजॉल्व लाइक, मतलब क्या, पोलर कंपाउंड डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर कंपाउंड डिजॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। मतलब सपोज सल्यूट ये है मेरा, ये पोलर है तो ये पोलर सॉल्वेंट के अंदर ही डिजॉल्व होगा। यदि ये सल्यूट नॉन पोलर है तो ये नॉन पोलर के अंदर ही डिजॉल्व होगा, दैट इज लाइक डिजॉल्व लाइक, लाइक डिजॉल्व लाइक। तो इन जनरल लाइक डिजॉल्व लाइक का फंडा हम लोग अप्लाई करेंगे यहाँ, लाइक डिजॉल्व लाइक। दिस मीन्स दैट सल्यूट विल डिजॉल्व इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट इफ बोथ
आर इन सेम नेचर, बोथ हैव सेम नेचर, मतलब सल्यूट भी पोलर है, सॉल्वेंट भी पोलर है, तो ईजिली डिजॉल्व होगा। सल्यूट नॉन पोलर है, सॉल्वेंट नॉन पोलर है, तो इट गेट डिजॉल्व। तो लेट अस एग्जांपल लेते हैं हम लोग। जैसे मैं लेता हूँ NaCl, NaCl इज आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड है, मतलब इट इज व्हाट, पोलर, दैट इज पोलर, पोलर कंपाउंड, पोलर कंपाउंड, हेंस dissolve readily in polar solvent like water, polar solvent like water, मतलब किसके अंदर डिजॉल्व होगा बच्चा लोग, पोलर सॉल्वेंट के अंदर। NH के ऊपर चार्ज होता है प्लस और Cl के ऊपर चार्ज होता है माइनस, देयर इज अ चार्ज सेपरेशन, मतलब इट इज अ पोलर मॉलिक्यूल, पोलर मॉलिक्यूल डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट। याद में ले लो बेंजीन, बेंजीन इज नॉन पोलर, non-polar compound, hence dissolved in non-polar solvent like CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड के अंदर क्या होगा, डिजॉल्व हो जाएगा, बिकॉज इट इज लाइक डिजॉल्व लाइक। नाउ थर्ड केस में लेता हूँ बच्चा, दैट इज ग्लूकोज मॉलिक्यूल लेता हूँ मैं। ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो होता है ना, इट इज नॉन पोलर होता है, इट इज नॉन पोलर, though it dissolve in water। ये नॉन पोलर कंपाउंड है, तो किसके अंदर डिजॉल्व होना चाहिए, नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व होना चाहिए, बट इट इज ऑल्सो गेटिंग डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट, दैट इज व्हाट, वाटर। दिस इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सॉल्युबिलिटी। तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल नॉन पोलर होते हुए भी इट इज डिजॉल्व इन वाटर, दिस इज ड्यू टू glucose molecule is capable to form what, hydrogen bond with water molecule, and due to formation of hydrogen bonding it is soluble in water। तो मैंने दो फैक्टर आप लोगों को बच्चा लोग बताया सॉल्युबिलिटी का, एक तो पार्टिकल का साइज और दूसरा है नेचर ऑफ सॉल्यूट। पार्टिकल के साइज में आपको याद रखना है, स्मॉलर पार्टिकल रहेगा तो डिजॉल्व फास्टर होगा, लार्जर पार्टिकल होगा तो डिजॉल्व होगा बट इट टेक्स अ लिटिल बिट मोर टाइम, मोर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, राइट। स्मॉलर पार्टिकल डिजॉल्व फास्टर ड्यू टू लार्जर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम रेशो। लार्जर सरफेस एरिया होने की वजह से लार्ज नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल attached to the surface of solute and get dissolved faster। दूसरा मेरा था नेचर ऑफ solute। नेचर ऑफ solute में like dissolve like, polar compound generally soluble in polar solvent, non-polar compound generally dissolve in non-polar solvent, NaCl is polar compound, that is what, ionic compound, hence it dissolve in a polar solvent। Benzene is non-polar, dissolve in non-polar solvent like CCl4, but glucose molecule is non-polar though it is soluble in water, and this is due to formation of hydrogen bond with water molecule। आप इसको कॉपी करो और कुछ और फैक्टर हम लोग देखते हैं, कौन से फैक्टर हैं सॉल्युबिलिटी को और अफेक्ट करते हैं। तो स्टूडेंट हम लोग देखते हैं और नेचर ऑफ सॉल्यूट में ना कुछ और भी फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं सॉल्युबिलिटी का।
तो एक तो है लेटाइस एनर्जी। लेटाइस एनर्जी यदि आपका इंक्रीज होता है तो सॉल्युबिलिटी क्या होता है, डिक्रीज होता है। ये रिलेशन मुझे मिलता है। तो लेटाइस एनर्जी इंक्रीजेस एज द लेटाइस एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज होगा तो बच्चा लोग सॉल्युबिलिटी क्या होगा, डिक्रीज। इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सॉल्युबिलिटी क्या होता है, डिक्रीज होता है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन अराइज होता होगा, सर व्हाट डू यू मीन बाय लेटाइस एनर्जी। लेटाइस एनर्जी का मतलब क्या होता है, द एनर्जी रिक्वायर्ड to separate ion of 1 mole of solid energy required to separate ion of 1 mole of solid is called as lattice energy। मतलब सपोज मेरे पास कोई कंपाउंड है जिसके अंदर कैटायन और एनायन है। कैटायन और एनायन दोनों बाइंड है एक दूसरे से। अब मुझे क्या करना है, इस कैटायन और एनायन को मुझे सेपरेट करना है। तो सेपरेशन के लिए जो एनर्जी आप प्रोवाइड कर रहे हो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेटाइस एनर्जी। बट वो सेपरेशन कितने मोल्स के लिए होना चाहिए, 1 मोल ऑफ सॉलिड होना चाहिए। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट इनटू आयन of 1 mole of solid is called as what, lattice energy। and lattice energy is inversely proportional to क्या होता है, solubility। अब lattice energy ज़्यादा लगेगा तो क्या कैटायन और एनायन क्या होंगे, स्ट्रांगली बाइंड रहेंगे। जब वो स्ट्रांगली बाइंड रहेंगे तो solubility क्या होगा, कम। दे आर स्ट्रांगली बाइंड ना, तभी आपको लेटाइस एनर्जी ज़्यादा लग रहा है। तो लेटाइस एनर्जी इंक्रीज होगा तो बच्चा सॉल्युबिलिटी क्या होगा, डिक्रीज। दूसरा एक फैक्टर है मेरा, एंड दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, हाइड्रेशन एनर्जी। क्या होता है, हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी इज नथिंग बट इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी। हाइड्रेशन एनर्जी इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगा जब आपकी हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज। तो हाइड्रेशन एनर्जी इंक्रीजेस, हाइड्रेशन एनर्जी इंक्रीजेस, सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस। सॉल्युबिलिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा। And what is hydration energy बच्चा, what is hydration energy, how will you define hydration energy? The energy released when 1 mole of compound combine with what or dissolve in water। तो the amount of energy released when 1 mole of ion dissolved in water, that is called as what, hydration energy। तो hydration energy is always directly proportional to the solubility। हाइड्रेशन एनर्जी इंक्रीज होगा, solubility ऑफ द कंपाउंड क्या होगा, इंक्रीज। अब मुझे सोल्यूशन का एनर्जी निकालना है तो डेल्टा एच इक्वल टू होता है, डेल्टा एच सोल्यूशन इक्वल टू होता है लेटाइस एनर्जी प्लस व्हाट, हाइड्रेशन एनर्जी। लेटाइस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी को यदि आप ऐड कर दोगे ना तो यू विल गेट अ टोटल एनर्जी, दैट इज व्हाट, ऑफ सोल्यूशन। तो डेल्टा एच सोल्यूशन इक्वल टू होता है डेल्टा एच लेटाइस प्लस डेल्टा एच हाइड्रेशन। द solubility of solid
takes place when hydration energy is greater than lattice energy. तो when hydration energy is greater than lattice energy, solid dissolve in solvent. कि यदि आपका हाइड्रेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन लेटाइस एनर्जी है, इन दैट केस माय सॉलिड गेट डिजॉल्व इन सॉल्वेंट. तो माय सेकेंड फैक्टर विच अफेक्ट्स द सॉल्युबिलिटी इज नथिंग बट नेचर ऑफ सॉल्यूट. नेचर ऑफ सॉल्यूट में पहला हम लोग पॉइंट बोल सकते हैं लाइक डिजॉल्व, लाइक polar compound dissolve in polar solvent, non-polar compound dissolve in non-polar solvent. But there are some compound which are non-polar but still they are soluble in polar solvent, and this is due to hydrogen bonding. कुछ फैक्टर और हैं जो सोल्यूबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज लेटाइस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी. लेटाइस एनर्जी यदि आपका लेटाइस एनर्जी इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, सोल्यूबिलिटी. लेटाइस एनर्जी इंक्रीज होगा, सोल्यूबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल क्या होगा, डिक्रीज. एंड व्हाट इज लेटाइस एनर्जी? एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट ion in of 1 mole of solid. Yeah, energy required to separate ion of 1 mole of solid is called as what, lattice energy. मतलब यदि मैं 1 mole of solid लेता हूँ, उसके आयंस को यदि मुझे सेपरेट करना है 1 mole of solid, और उसके आयंस कैटायन और एनायन को सेपरेट करना है, तो जो एनर्जी मुझे रिक्वायर्ड होगा, एंड दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, लेटाइस एनर्जी. हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ आयन डिसॉल्व इन वाटर. तो हाइड्रेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी. हाइड्रेशन एनर्जी इंक्रीजेस, सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस. नाउ इसमें एक फैक्टर है दैट इज सॉलिड डिजॉल्व इन सॉल्वेंट ओनली व्हेन हाइड्रेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन क्या होगा, लेटाइस एनर्जी. नाउ मूविंग टू द थर्ड फैक्टर विच अफेक्ट्स द सॉल्युबिलिटी, दैट इज व्हाट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट. सॉल्वेंट का नेचर भी सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करता है. अब नेचर ऑफ सॉल्वेंट में मैं लेता हूँ सॉल्वेंट का डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट. हर एक सॉल्वेंट का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है और वो अलग अलग होता है. तो यदि मेरा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्यूट इन सॉल्वेंट इंक्रीजेस. तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्वेंट डिपेंड्स ऑन व्हाट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ योर सॉल्वेंट. ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो सॉल्वेंट का है वो इंक्रीज हो रहा है, तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, इंक्रीज. अब आपके दिमाग में क्वेश्चन अराइज होगा कि व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये क्या होता क्या है. ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है ये क्या बताता हूँ आपको, ये कैटायंस है और ये एनायंस है. दोनों के बीच में कोई तो फोर्स होगा जो इसको बाइंड करके रखा है. जैसे आप सॉल्वेंट ऐड करते हो तो सॉल्वेंट यदि इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम कर देता है, रिड्यूस कर देता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट. तो द कैपेसिटी ऑफ सॉल्वेंट टू रिड्यूस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयंस ऑफ सॉल्यूट that dissolve in solvent, ions of solute that dissolve in solvent is called as what, dielectric constant. और dielectric constant increase होगा तो solubility क्या होती है, increase. Now यहाँ मैंने एक नोट पॉइंट लिखा हुआ है that is ionic compounds are more soluble in a solvent having dielectric constant higher.
तो द सॉल्वेंट विच हैज़ हाइयर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, सॉल्वेंट विच हैज़ हाइयर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं उसके अंदर ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं। तो मेरा एक थर्ड फैक्टर था जो अफेक्ट करता है सॉल्युबिलिटी को, दैट इज़ नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट में आपको क्या कंसिडर करना है स्टूडेंट, दैट इज़ व्हाट, dielectric constant. And what is dielectric constant? The capacity of solvent, the capacity of solvent to reduce the force of attraction, reduce the force of attraction between solute, between the solute and solvent, between solute and solvent, that is called as dielectric constant. कॉपी करो इसको और फिर कुछ और फैक्टर हम डिस्कस करते हैं।